Hello everyone. In today's this edition of Daily News Digest (DND), we are going to discuss some important articles from various newspapers like the Hindu, Indian Express, and some of the uh, parts which are important from that particular article, which may be asked in the examination in prelims as well as mains. तो हम ट्राई करेंगे कि उन सब एस्पेक्ट्स को हम कवर करें यहाँ पर। तो आज के न्यूज़पेपर से मैंने कुछ important आर्टिकल्स लिए हैं। From the Hindu newspaper, I have selected two articles, as you can see on the screen. फर्स्ट आर्टिकल जो आज का है वो है इंडियन कॉफी प्लांटर्स एक्सपेक्ट प्राइस टू रिमेन हाई फॉर 4-5 years। तो ये आर्टिकल जो बोल रहा है इट इज टॉकिंग अबाउट द हाई और इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कॉफी ड्यू टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ड्यू टू सम ऑफ द फैक्टर्स जो इस आर्टिकल पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन किए हैं। क्या फैक्टर्स है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें कुछ डाटा दे रखा है और कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिससे यहाँ पर प्रेडिक्शन बताया है कि कॉफी प्राइस विल रिमेन हाई इन द नियर टर्म and at least up to the next 2 years as production of the commodity is on a global decline, not just in India, in the world। ये हम इसको ग्लोबली देख रहे हैं कि इसकी प्रोडक्शन में डिक्लाइन है। नाउ इट हैज रिड्यूस्ड स्टॉक हैज रिड्यूस्ड विथ मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया एंड वियतनाम सीइंग अ डिक्लाइन इन कॉफी प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो इसमें यहाँ पर इसके रीजंस भी दे रखे हैं। ये जो मेजर फैक्टर है, कुछ और एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी इसमें मेंशन है, विल डिस्कस दैट। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्लाइमेटिक कंडीशंस। इंडियन अरेबिका कॉफी प्रोडक्शन हैज आल्सो ड्रॉप्ड बाय 50% ड्यू टू द फ्लड एंड ड्रॉट्स एंड अदर वेगरीज ऑफ नेचर। अगेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इंडियन प्रोडक्शन भी जो है अरेबिका कॉफी का जो रिड्यूस हो गया है बाय 50%। तो जैसे इंडिया में जो मेजर कॉफी के जो वेराइटीज हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, पता करना चाहिए कौन कौन सी है, जिसमें रोबस्टा कॉफी है, अरेबिका कॉफी है। कुछ पर्टिकुलर प्लेस के प्लांटेशंस हैं जहाँ पर कॉफी प्रोड्यूस होती है, उनको जीआई टैग भी मिला है। तो वो भी स्टूडेंट्स को एक बार देखना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पर है, उसकी लोकेशन है और उसकी वेराइटी कौन सी है कॉफी की। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन है इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। कर्नाटका द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी अकाउंट्स फॉर about 70% of the country's output of about 3.5 lakh टन। तो कर्नाटका है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और जो जिन प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ जिनको जीआई टैग मिला है वो भी कर्नाटका से है, कर्नाटका से रिलेटेड है। वी नीड अ स्टेबल प्राइस ओवर 4-5 years टू इनेबल अस टू रिपे ऑल द डेब्ट्स। ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांटर्स हैं, उनके कंसर्न्स हैं जो यहाँ पर मेंशन है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज दिस कॉफीज की जो वेराइटीज हैं वो मेंशन है कि यहाँ पर सिर्फ नॉट जस्ट अरेबिका कॉफी, रोबस्टास के यहाँ पर मेंशन है कि इट हैज आल्सो विटनेस्ड एन इंक्रीज ऑफ 36 to 48% प्राइस। तो ये प्राइस इंक्रीज की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द जनवरी जून पीरियड दिस ईयर ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो एज पर उसके कंपैरिजन में एज पर द कॉफी बोर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चंस देखे हैं टी बोर्ड के ऊपर, ऐसे कॉफी बोर्ड के ऊपर भी क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल वी नीड स्टेबल प्राइस ओवर 4-5 years टू इनेबल अस टू रिपे। ये जो कंसर्न्स हैं ये प्लांटर्स के हैं, कॉफी प्लांटर्स के। तो ये इश्यूज हैं, पर्टिकुलर इश्यूज जो हम कंसिडर कर सकते हैं उनके चैलेंजेस। कुछ चैलेंजेस और मैं भी डिस्कस करूंगा इसी आर्टिकल में। नेक्स्ट तो यहाँ जहाँ पर मेंशन है जो है कि ड्यू टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक कॉफी प्राइस मेनली दोज ऑफ द वाइडली ग्रोन वेराइटीज ऑफ रोबस्टास एंड अरेबिका, तो दोनों का प्राइस राइज हुआ है जो यहाँ पर परसेंटेज मेंशन है। इसके अलावा जो यहाँ पर एक्स्ट्रा डाटा जो दे रखा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है जैसे मैंने बताया था अदर फैक्टर्स, द फैक्टर्स अदर देन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वेदर चेंजेस। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो चैलेंजेस हैं राइजिंग कॉस्ट, लेबर शॉर्टेज, लेक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, डिजीज एंड पेस्ट आउटब्रेक्स एंड राइज इन मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और चीज यहाँ पर मेंशन है कॉफी बोर्ड। तो कॉफी बोर्ड के बारे में पढ़ा जाए, क्या है, स्टेचुटरी बॉडी है, कौन सी बॉडी है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पहले क्वेश्चन पुट किए गए हैं टी बोर्ड के ऊपर, टी प्रोडक्शन के ऊपर, कॉफी प्रोडक्शन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग विच इज ऑल्सो मेंशनड हियर इज सरफेसी एक्ट। तो ये हम GS3 इकोनॉमी में जनरली पढ़ते हैं। तो ये जो कंसर्न है इसमें आप मेजरली जो फोकस कीजिएगा सरफेसी एक्ट पे, ये होता क्या है। वैसे ये स्टैटिक का पार्ट है तो ये पढ़ाया जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा।
सर इसमें एक, जैसे आपने क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात की, तो प्रीलिम्स के लिए कहीं ना कहीं पिछले साल में क्वेश्चन आया था टी से रिलेटेड। तो इसमें इन टी और कॉफी के लिए पर्टिकुलर एलिवेशन का जो फैक्चुअल डेटा होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना लेवल का एलिवेशन चाहिए, सॉइल टाइप क्या होना चाहिए, उसके बाद से टेम्परेचर कितने से कितने रेंज का होना चाहिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए। तो ये डेटा भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यस सर। प्रीलिम्स में ऐसा स्पेसिफिक स्टेटमेंट आता है इससे रिलेटेड। और एक चीज जो मुझे और ध्यान में आता है कॉफी को लेकर, कि आपने बात करी जीआई टैग्स को लेकर, तो एक आंध्र प्रदेश में एक अराकू वैली अराकू वैली, वहाँ का भी कॉफी बहुत फेमस है। यस सर। जी यस सर। सर। सर डेफिनेटली, जैसे इसमें आप बोल रहे थे क्रॉपिंग कंडीशंस को, क्रॉप को या प्लांटेशन को सरवाइव करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस लगती है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है किसी भी क्रॉप के लिए। तो सिमिलरली कॉफी के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, जैसे टी प्लांटेशन पे क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, एक छोटा सा आर्टिकल है विच इज टॉकिंग अबाउट दी इंडिया एशियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके रिव्यू जो है उसके ऊपर टॉक्स चल रहे हैं। तो जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक ये बोल रहा है, रिव्यू विल टेक प्लेस इन फेब्रुवरी। सो क्या है ये इंडिया एशियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को। इसमें कुछ डाटा दे रखा है, इसलिए मैंने ये आर्टिकल लिया है, जो डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज कर सकते हैं। जब भी एशियान कंट्रीज, एशियान ग्रुप की बात करते हैं, तो कौन सी कंट्रीज एशियान ग्रुप, एशियान कंट्री में आती है, एंड एशियान ग्रुप का क्या कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिकली वर्ल्ड इकोनॉमी में और ग्लोबल ट्रेड में, वो यहाँ पर मेंशन है। फॉर एग्जांपल, मेजर ट्रेड पार्टनर्स विद अबाउट 11% शेयर इन इट्स ग्लोबल ट्रेड। देन इसके बाद हम देखें बायलेटरल ट्रेड इंडिया और एशियान का क्या है। तो जब भी हम बात करते हैं कोई भी ट्रेड ब्लॉक हो या कोई ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज हो, तो हम उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। तो वहां पर बायलेटरल ट्रेड की बात होती है कि अल्टीमेटली दैट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज बेनिफिटिंग द कंट्री और नॉट। तो ये हम उसके लिए हम इस रिव्यू की बात कर रहे हैं इस केस में। तो द बायलेटरल ट्रेड इन 2023-24 वाज $121 billion and had grown 5.2% to $73 billion during this April-October this year. So India is asking for the review of the agreement to eliminate the barriers and misuse of this trade pact. तो ये पर्टिकुलर एक रेफरेंस है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। इन केस कोई रिव्यू होता है और उसका कोई आउटपुट आता है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ आई इनवाइट गौरव सर टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन। Thank you, sir. So there is one article from my side, from today's edition of the Hindu, and it is related to your the air pollution and the management, how to mitigate that. So there is an architecture in the place how to mitigate the air pollution in the NCR region, and it is what a CAQM do to improve the Delhi air. The title is this. So this is that CAQM is Commission for Air Quality Management, and it was formed in 2021. तो बेसिकली आर्टिकल CAQM की क्या, एक तरह से मैंडेट क्या है और वो क्या कर सकता है, why it was formed, and then sorry, it has really failed to really perform as per its mandate, as per the Supreme Court recent observation. So let's go into this article. So air pollution in Delhi has been severe, we all know, and it has a severe plus category for the most part of the last 10 years. अब exactly ये poor, severe plus क्या है, तो ये अब AQI इंडेक्स जब देखोगे तो उसमें एक कैटेगराइजेशन किया गया है, एक पर्टिकुलर एक ब्रैकेट्स बनाया गया है कि इफ एयर पोल्यूशन इज बिटवीन 0 to 100, इट इज पुअर कैटेगरी, उससे ज्यादा है तो ये सीवियर कैटेगरी में हो जाता है। 450 से अगर ऊपर AQI है तो इट बिकम्स अ सीवियर, सीवियर जो एक इसमें आप बता रहे सीवियर प्लस कैटेगरी जो है वो 450 से अगर ऊपर AQI इंडेक्स है, देन इट बिकम्स अ सीवियर प्लस। तो यू शुड नो द कैटेगराइजेशन एंड हाउ इट इज कैटेगराइज्ड, ठीक है। AQI के बारे में जाने के कौन कौन से पॉलिटेंट्स हैं जो AQI में होते हैं, ठीक है। थिंग इज व्हाट इज CAQM? अब CAQM इज इन नेशनल capital region and adjoining areas came into existence through ordinance in 2020, which was later replaced by an act of parliament in 2021. And exactly why the CAQM was brought, उससे पहले भी एक तरह से आर्किटेक्चर था, दैट वाज EPCA, environmental pollution prevention and control authority. But thing was that कि ये जो EPCA बना था वो सुप्रीम कोर्ट के एक आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बोला था इसलिए बना था, बट इट वाज नॉट बैक्ड बाय लॉ। सिंस इट वाज नॉट बैक्ड बाय लॉ,
तो ये भी जो भी एक तरह से एफर्ट करते थे, वो जो एक इट हैज टू लाइक ऑफिशियल हैज टू, जो एक ऑफिशियल्स होते हैं उनको उस चीज की बात माननी पड़ेगी। ईपीसीए ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए तो उसको माना नहीं जाता था, बिकॉज इट वाज नॉट backed by law. And since need was felt that there is a vacuum, and then Supreme Court made an observation कि एक permanent authority इस तरह से बनाई जाए, and this came into being। ठीक है, तो बात ये हुई। अब इसके बाद कहती है कि इनिशियली इसके 15 मेंबर्स थे। इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या है, 15 मेंबर्स होते हैं SCAQM में। एंड इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, एंड यूनियन मिनिस्ट्री भी होती है, और एज वेल एज स्टेट के भी लोग इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इट कैन बी आस्क्ड लाइक CAQM में बस स्टेट के मतलब एक आपसे पूछा जा सकता है कि ओनली यूनियन के लोग होते हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के भी लोग होते हैं, तो इट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज स्टेट के भी लोग होते हैं। ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने बात करी कि EPCA was not backed by statute, and an expert had raised the issue that it lacked the teeth to act against the authorities. So EPCA had many of the measures being followed by CAQM। CAQM ने बहुत सारे जो EPCA के measures थे उसको adopt किया, but since it is like backed by law, it has more force। तो अब बात आ रही है कि what are the powers of the CAQM? CAQM का powers क्या है? तो under the Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and adjoining area, CAQM was given the power to take all the measures, issue direction and entertain complaint। एक तरह से क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह ये काम करता है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होता है इसके बारे में हम जाने। और एक क्या है कि इनका अंडर द सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट, द CAQM कैन इनिशिएट स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर फॉर नॉट फॉलोइंग इट्स ऑर्डर। तो एक तरह से जुडिशियल पावर भी इनके पास है। ठीक है, तो व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट पुल अप द CAQM? जो तो इसका क्या है कि सिंस इसके पास मैंडेट है, बट ये एक तरह से प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं ले, प्रीएम्प्टिव स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, रिएक्शनरी स्टेप्स ले रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक तरह से फटकार लगाई है। Over the years, Supreme Court, which has been hearing on the ongoing cases in the air pollution, has put up the different governments and agencies for the laxity। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो जजेस हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लाइक पॉल्यूशन योर डायरेक्शन हर इन एयर। तो फिर बात आती है कि देयर हैज बीन टोटल अनकम्प्लायंस ऑफ द एक्ट, सिंस दे ब्रिंग द डायरेक्शन, CAQM डायरेक्शंस वगैरह देते हैं, बट ऑफिसर्स पे उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट इज टोटल नॉन कंप्लायंस टू द एक्ट एंड विच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड। तो ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एग्जैक्टली आप जो डायरेक्शन दे रहे हैं तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, व्हाई ऑफिसर्स आर नॉट एक्टिंग ऑन दैट एक्ट। तो यहाँ पे बात होता है, कमीशन मस्ट इंश्योर दैट इट्स एफर्ट्स एंड डायरेक्शन आर issued actually translate in reducing the problems in the pollution। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये जो अभी ग्रैप आया, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्रोग्राम जो है, ये ग्रैप क्या है, कब आता है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से ऑब्जर्वेशन से ही ग्रैप बना है। एंड CAQM हैज अ मैंडेट टू, ये जो ग्रैप है, गाइडलाइंस है, उसको वो एक तरह से इनिशिएट करने का, उसको मैनेज करने का जो अधिकार है वो CAQM के पास है। तो व्हेन ग्रैप इज ब्रॉट इन, ग्रैप 4 क्या है, ग्रैप 3 क्या है, ये सब स्टूडेंट जाने। तो लाइक ग्रैप 4 में हाईएस्ट रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं अंडर ग्रैप 4 अकॉर्डिंग टू CAQM रूल। इट इज सपोज दैट टू बी इंप्लीमेंटेड व्हेन द एयर क्वालिटी कैटेगरी इज लाइकली टू फॉल। सो CAQM हैज अ पावर टू प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का, उनके पावर है। बट इस बार क्या हुआ, दे वेटेड एंड वेटेड कि एयर क्वालिटी ठीक हो जाएगी, देन वी विल एक्ट, एंड एयर क्वालिटी वर्सेंड। दे डिडंट डू एनीथिंग प्रीएम्प्टिव कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, बिकॉज इट वाज, और वेदर प्रोटेक्शन था कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इज गोइंग टू बी लाइक वर्सेन, और उसके लिए CAQM ने कुछ किया नहीं, प्रीएम्प्टिव स्टेप नहीं लिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है। इज द CAQM टू ब्लेम फॉर दिल्ली पॉल्यूशन? Though the CAQM makes plans and coordinates with the different agencies, it is agencies that have to implement them on the ground। तो CAQM के बस प्लान बना सकते हैं, but ultimately it rests on the shoulders of the state governments and like agencies to implement those policies। So we can say that different state and agencies have to work in unison, work in the synchronicity। एक तरह से आप बोल सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। तो आप ये सब लगा सकते हैं, आप लिख सकते हैं मेंस की एग्जाम में, एग्जैक्टली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज नीडेड टू टैकल दिस एयर पॉल्यूशन। एंड दे हैव, एंड वन ऑफ द लाइक साइंटिस्ट Center for Science and Environment has said that decision to impose GRAP should be taken proactively by the CAQM। Pollution forecasting methods have been more accurate, she added। That means that since जो pollution और जो weather forecasting has become more sort of accurate, then the CAQM officials must know in like quite a days before, a month before कि क्या होने वाला है दिल्ली और adjoining areas में, and they should take
steps according to that only, not waiting for like reactionary steps. So this is basic takeaway from this article. Now I invite Manish sir to carry forward this discussion. Thank you. I have one article from the Hindu and it's related to the climate finance जो अभी COP29 हो रहा है, तो why it is getting delayed or why the climate finance is not getting the kind of response और जो finalize होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. So this article is talking about the new collective quantified goals and what are the, you can say, key differences between developed and developing country has related to this new finance mechanism. तो यहाँ पे जो पहला टेक अवे है कि डेवलपिंग कंट्रीज आर सेइंग कि दे नीड्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन ऑर्डर टू make a smooth transition towards the low emission economy. और यहाँ पे दूसरा टेक अवे है कि जो डेवलप्ड कंट्री है दे आर सेइंग कि वी हैव ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड मोर देन 1.15 बिलियन डॉलर in 2021-22, तो they want to incorporate this in this new collective quantified goals में. तो इस पे कंसेंसस नहीं बन पा रहा कि एक्चुअली व्हाट शुड द एनसीक्यूएम लुक लाइक, कैसे कैसे फंक्शन करेगा, कैसे इसमें जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है कितना कंट्रीब्यूशन डेवलप्ड का रहेगा, डेवलपिंग का रहेगा, कैसे इससे मनी जो डेवलपिंग को दिया जाएगा कैसे होगा. तो इस सारी चीजों के आर्टिकल डील करता है. तो जो डेवलपिंग कंट्री का 3 मेन डिमांड है, वो पहला है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बल्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस शुड बी ऑन द डेवलप्ड कंट्री. ये पहला टेक अवे है कि ये चाहते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द फंड शुड कम फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री. दूसरा ये है कि दे आर सेइंग कि द कंट्रीब्यूशन the developed countries are making and the money developing countries are receiving should not be only considered for the NDMC, जो ये है एनडीसी जो होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, बट इट शुड आल्सो क्रिएट ए बफर अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज. दिस मीन्स कि दे नीड मोर मनी सो दैट दे कैन फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनडीसी एज वेल एज दे हैव मनी टू क्रिएट ए बफर आल्सो. और जो तीसरी पॉइंट है, तो इसमें डेवलपिंग कंट्री ये कह रही है कि द न्यू एनसीक्यूएम शुड रिफ्लेक्ट कंट्रीब्यूशन बाय डेवलप्ड कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन टू एग्जिस्टिंग कार्बन कॉन्सेंट्रेशन. इनका कहना ये है कि हम तो अभी इमिट कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द इमिशन दैट डेवलप्ड कंट्री हैज मेड ड्यूरिंग दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज, तो उसको भी ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए. देयर वॉल्यूम शुड बी हाई. तो ये 3 टेक अवे है डेवलपिंग कंट्री का डिमांड. फिर यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री बोल रही है कि डिमांड की जो डिमांड है डेवलपिंग कंट्री का दैट इज रीजनेबली वेरी हाई. ये जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है. और दूसरा इन्होंने बात की है कि वी नीड इन ए कोलैबोरेटिव फॉर्म, वी नीड कलेक्टिव वर्क टू हाइक अप द क्लाइमेट फाइनेंस टू 1.3 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर बाय 2035. दे वांट कि डेवलपिंग कंट्री शुड आल्सो कंट्रीब्यूट इन दिस रिगार्ड. तो ये बेसिक डिमांड है डेवलप्ड कंट्री का. along with that there is another controversy related to the contribution that developed countries are making. तो वो बोल रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन होगा that will come from variety of sources including public and private, bilateral and multilateral alternative sources. और डेवलपिंग कंट्री बोल रही है कि नो, whatever you are giving us, तो उसको आप तो या तो लो कॉस्ट लोन में दो या दूसरा एक ग्रांट के फॉर्म में होना चाहिए. तो ये कंट्रोवर्सी का पॉइंट है. उसके साथ साथ ये आर्टिकल हाईलाइट करता है कि चाइना ने कैसे बेसिक्स के बिहाफ में ये हाईलाइट किया कि जो यूनिलैटरल एक्शन लिया जा रहा है कंट्रीज के द्वारा, एंड दे आर इम्पोजिंग काइंड ऑफ टैरिफ ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट इमिशन से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल जैसे ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है यूरोपियन यूनियन का, इसको भी हाईलाइट किया गया है. और उसके साथ साथ यहाँ पे बात हो रही है कि हमने जो बात किया है कि जो क्लाइमेट कार्बन क्रेडिट्स का ट्रेड होगा वो यूएन के अंडर में होगा, यूएन के सुपरविजन में होगा. उस पे जिस टाइप का निगोशिएशन होना चाहिए वो ऐसा हुआ नहीं. ये भी चीज हाईलाइट हुआ है. प्लस ये आर्टिकल हाईलाइट करता है आर्टिकल 6 सब सेक्शन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, जिसके थ्रू ये जो क्लाइमेट बायलेटरल ट्रेड कार्बन अमंग द देमसेल्फ जो होता है, जो दो कंट्रीज के बीच में कार्बन ट्रेड होता है, तो ये आर्टिकल 6 से भी इम्पोर्टेंट है.
तो यही बेसिक टेक अवे है आर्टिकल्स का कि 3 पॉइंट्स है कि डेवलपिंग कंट्रीज का क्या कंसर्न है, काउंटर कैसे डेवलप्ड कंट्रीज कर रही है, और ये जो अभी नया इशू चल रहा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का, ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज को। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो ये स्टूडेंट इसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडे सेशन। थैंक यू ऑल।